अगर मैं आपसे कहूं कि भाई साहब भूटान इंडिया का अगला राज्य बनने वाला है तो आप यकीन करोगे? क्या बात कर? देखिए, ऐसा था कि आजादी के समय पे हमारे पास मौका था कि भूटान को भारत का हिस्सा बना लिया जाए, लेकिन नेहरू जी के अलग प्लान्स थे। अब नेहरू जी इंडिया का हिस्सा बनाने से ज्यादा इंडिया का हिस्सा लुटाने में इंटरेस्टेड हुआ करते थे। तो हम क्या कर सकते हैं भाई साहब। पर 70 साल के बाद अब ऐसी स्पेकुलेशन फिर से लगाई जा रही हैं कि सिक्किम की तरह ही भूटान भी भारत में मर्ज हो सकता है। अब ऐसी स्पेकुलेशंस क्यों लगाई जा रही हैं? क्योंकि पिछले कुछ महीनों में इंडिया और भूटान की जो क्लोजनेस है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। इनफैक्ट सिर्फ पिछले 1 महीने में भूटान के जो प्रधानमंत्री है ना, वो दर्जनों बार भारत का दौरा कर चुके हैं। भूटान के प्रधानमंत्री कभी कह रहे हैं कि उन्हें इंडिया ने मोल्ड किया है। But the better question would be, how did India mold me to serve my country? तो कभी मोदी को अपना बड़ा भाई और मेंटर बता रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरे बड़े भाई। इतना ही नहीं बल्कि भूटान ने चीन के कई प्रस्तावों को ठुकरा दिया है और चाइना से दूरियां बना रहा है। तो भाई साहब, अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर भूटान की भारत के साथ इतनी नजदीकियां क्यों बढ़ रही हैं? क्या ये सही में पॉसिबल है कि भूटान सिक्किम की तरह ही भारत का अगला राज्य बन जाएगा? और अगर हाँ, तो क्या सही में भारत को भूटान को इंडिया में मर्ज कर लेना चाहिए? इसका इंपैक्ट क्या होगा? आइए इन सभी प्रश्नों के उत्तर ना विस्तार में इस वीडियो में जानते हैं। देखिए, अभी ना पूरे सोशल मीडिया पर काफी लोग यही कह रहे हैं कि भूटान का इंडिया में सिक्किम की तरह मर्जर हो जाना चाहिए। अब ये कितना रियलिस्टिक है, इसे समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि सिक्किम 1975 में 1975 में भारत का हिस्सा कैसे बना था और उस समय के जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स वो क्या थे। 18वीं सेंचुरी यानी कि 18वीं सदी के अर्ली पीरियड्स में ईस्टर्न हिमालयाज, जिसमें कि सिक्किम, भूटान, नेपाल और तिब्बत शामिल थे, कई इंडिपेंडेंट किंगडम्स में बटा हुआ था ये क्षेत्र। ये किंगडम्स आमतौर पर अपनी सीमाओं, ट्रेड कंट्रोल और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए आपस में कॉन्फ्लिक्ट में रहते थे। इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का असर सिक्किम की बाउंड्रीज पर भी पड़ रहा था, जो धीरे धीरे श्रिंक होने लगी थी। सिक्किम एक छोटा सा बुद्धिस्ट किंगडम था जो 1642 में फुनस्टॉक नामग्याल द्वारा स्थापित किया गया था। छोटी टेरिटरी होने के कारण कभी नेपाल उस पर कब्जा करने की कोशिश करता तो कभी तिब्बत अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश करता। 1775 से 1788 के बीच में गोरखा सेना ने सिक्किम पर कई बार हमला किया था और बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जिसमें आज का दार्जिलिंग और कालिम्पोंग भी आता है। बस इसी रीजन से सिक्किम के राजा, जिन्हें चोग्याल कहा जाता था, वो मजबूरन तिब्बत भाग जाते हैं और दलाई लामा से मदद मांगते हैं। तिब्बत ने नेपाली फोर्सेस को पीछे धकेलने की कोशिश तो की थी उस समय, लेकिन सफल नहीं रहे थे। इसके बाद सिक्किम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद मांगी। मतलब साला ये तो वही बात हो गई कि भाई मुर्गी जो है KFC से मदद मांग रही है। खैर, ईस्ट इंडिया कंपनी ना खुद भी हिमालयन रीजन्स में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहती थी और इसके 2 मुख्य कारण थे। पहला कि हिमालयन रीजन्स में कंट्रोल से उनका ट्रेड रूट मजबूत होगा, और दूसरा, अगर उन्हें हिमालयन रीजन्स को कंट्रोल नहीं किया तो रशियन पावर इस रीजन में घुस सकती है, जो आगे चलकर ब्रिटिशर्स के लिए थ्रेट बन सकती है। और इस वजह से ब्रिटिशर्स ने सिक्किम की मदद करने का फैसला किया और नेपाल के खिलाफ एंग्लो नेपालीज वॉर लड़ी। अंग्रेज जीत गए और 1816 में नेपाल से सुगाली ऑफ टिटालिया साइन करवाई, जिसमें नेपाल से कब्जा किए गए सिक्किम के इलाके वापस खाली करा दिए गए। पर आयरॉनिकली 1835 में ब्रिटिशर्स ने जो दार्जिलिंग को लीज पर लिया था ना, उसे वापस करने से ही मना कर दिया। और इसके कारण ना सिक्किम के राजा, सिक्किम के मोनार्क नाराज हो गए और ब्रिटिशर्स के विरोध में आ गए। ये टेंशन 1861 में अपने पीक पर पहुंच गई, जिसके बाद अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स ने सिक्किम पर अपनी सेना भेज दी और जबरन ट्रीटी ऑफ टुमलोंग साइन करवाया गया, जिसमें सिक्किम की ऑटोनॉमी वो कम कर दी गई। अंग्रेजों ने सिक्किम को प्रोटेक्टोरेट स्टेट बना दिया, जिसका मतलब था कि सिक्किम की कुछ ऑटोनॉमी तो रहेगी, लेकिन डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स ब्रिटिशर्स के हाथ में होंगे। फिर 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो अधिकांश प्रिंसली स्टेट्स या तो भारत में मर्ज हो गए या फिर पाकिस्तान में, लेकिन नेहरू जो थे ना, वो सिक्किम को एनेक्स करने के पक्ष में नहीं थे। वहीं सरदार पटेल तब भी सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाने के पक्ष में थे। दूसरी तरफ चाइना एक नई जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा था, जो पाम एंड 5 फिंगर्स पॉलिसी कहलाती थी। इस पॉलिसी के अनुसार चाइना तिब्बत को अपना राइट हैंड मानता था और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, नेपाल और लद्दाख को उसकी 5 फिंगर्स। चाइना का मानना था कि ये सभी फ्यूचर में चाइना का हिस्सा बनेंगे और इसी वजह से चाइना तिब्बत पर कई बार इन्वेजन कर चुका था। ये डर सिक्किम को भी सताने लगा था, क्योंकि हिस्ट्री में सिक्किम पर पहले भी कई बार इन्वेजन हो चुके थे। बस एक भारत ही था जिसने सिक्किम को एनेक्स करने की कोशिश नहीं की थी। इसी वजह से सिक्किम के लोगों में भारत के प्रति
एक पॉजिटिव सॉफ्ट कॉर्नर बना हुआ था। 1959 में जब 14th दलाई लामा तिब्बत से भागकर भारत आए और इंडिया ने उन्हें एक रिफ्यूज दिया, तब सिक्किम के रूलर्स को यह और स्पष्ट हो गया कि इंडिया से जुड़े रहना उनके लिए सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी ला सकता है। खैर फिर धीरे धीरे समय बीता और सिक्किम में मोनार्की के खिलाफ ग्रोइंग डिसकंटेंट देखने को मिलने लगा। फ्यूडल कंट्रोल और इनइक्वालिटी के कारण 1970 तक बड़े पैमाने पर एंटी मोनार्की प्रोटेस्ट होने लगे। 1973 में एक विशाल प्रोटेस्ट हुआ जिसमें हजारों लोगों ने रॉयल पैलेस को घेर लिया। इसके बाद चोग्याल के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा और उन्होंने भारत से मदद मांगी। भारत ने सिक्किम के राजा को प्रोटेस्टर्स से बचाने के लिए अपनी सेना भेज दी। भारत ने जैसे तैसे ये मामला शांत किया था और बदले में सिक्किम के मोनार्क से डेमोक्रेसी अपनाने और इलेक्शंस करवाने की मांग की थी, जिसके बाद 1974 में वहां पर चुनाव होते हैं और जिसमें सिक्किम स्टेट कांग्रेस की जीत होती है। ये पार्टी भारत के साथ मर्जर के पक्ष में थी क्योंकि इनका मानना था कि इंडिया सिक्किम के गार्डियन फादर की तरह उनको सुरक्षा प्रदान करता रहा है। इंडिया के साथ जुड़ने से ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ में भी फायदा होगा। इसी वजह से इसी साल एक नए संविधान को अपनाया गया और मोनार्की का रोल सिर्फ एक टाइटलर रोल तक सीमित कर दिया गया। अप्रैल 1975 में एक रेफरेंडम करवाया गया जिसमें 97.5% लोगों ने भारत के साथ मर्जर के पक्ष में वोट कर दिया। इंडिया ने इस मर्जर को स्वीकार कर लिया और इंडियन पार्लियामेंट में 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया गया जिसमें सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। जिसके बाद भारत ने सिक्किम को लोकसभा और राज्यसभा में एक सीट भी अलॉट की और इसके बाद सिक्किम भारत का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। पर अब सवाल ये उठता है कि अगर सिक्किम आजादी के बाद भारत का हिस्सा बन सकता है तो फिर भूटान भारत का हिस्सा क्यों नहीं बन पाया? देखिए, जो भूटान की हिस्ट्री है ना, वो सिक्किम से बहुत मिलती जुलती है। इनफैक्ट इंडिया के इंडिपेंडेंस तक भूटान की पोजीशन बिल्कुल सिक्किम के जैसी थी। ब्रिटिशर्स का कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था भूटान के इंटरनल मैटर्स पर, लेकिन जो डिफेंस था और फॉरेन रिलेशंस थे, ये दोनों ब्रिटेन के ही हाथ में थे। लेकिन जहां सिक्किम भारत का एक राज्य बन गया, भूटान एक अलग देश बना रहा। अब ये समझने के लिए कि भूटान इंडिया का पार्ट क्यों नहीं बना, हमें ना उसके पास्ट का एक रफ आइडिया लेना आवश्यक है। तो वही लेते हैं। पुराने जमाने में भूटान छोटी छोटी किंगडम्स या कहें रियासतों में बटा हुआ था, जैसे भारत बटा हुआ था। अब ये जो रियासतें थी ना, ये तिब्बत के कल्चरल और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में थे। तिब्बत से ही 7th सेंचुरी में बुद्धिज्म भूटान में आया था और इसे ना एक भारतीय राजा जिसका नाम सिंधु राजा था उसने प्रमोट किया था। फिर 1616 में एक बंदा आता है जिसका नाम था द्रुक्पा नग्वांग नामग्याल। नाम देखो, उच्चारण में ऊपर नीचे हो सकता है तो उसके लिए क्षमा। तो ये भाई साहब जब आते हैं तो ये छोटे छोटे जो किंगडम्स हैं उनको यूनिफाई करके भूटान को एक कंट्री बना देते हैं। और ऐसा करने से क्या लाभ होता है? ऐसा करने से लाभ ये होता है कि जो तिब्बत का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भूटान के ऊपर होता है उससे भूटान आजाद हो जाता है। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, पर 1700 के आसपास ना मुगल एम्पायर ने बंगाल के कूच बिहार किंगडम पे अटैक कर दिया। कूच बिहार भूटान के बॉर्डर पर था, तो इसलिए वहां का जो रूलर था उसने भूटान के किंग से मदद मांग ली। भूटान ने मुगल्स को वहां से भगा दिया, लेकिन फिर भूटान ने कूच बिहार पे अपना कंट्रोल जमा लिया और उसे ना एक डमी स्टेट बना दिया गया। इसके बाद कूच बिहार में 2 फैक्शंस बन गए, एक जो भूटान के सपोर्ट में था, दूसरा जो ब्रिटिशर्स से मदद मांग रहा था कि भैया भूटानियों को यहां से भगा दो। तब तक ब्रिटिशर्स बंगाल पे अपना कंट्रोल जमा चुके थे और नॉर्थ बंगाल में अपनी रीच बढ़ाना चाहते थे। अब इसलिए उन्होंने कूच बिहार में इंटरवीन कर दिया और जो भूटानी आर्मी थी उसे वहां से भगा दिया गया। ब्रिटिशर्स ने वहां एक पपेट रूलर बनाया और वहां से निकल लिए। इसके बाद ब्रिटिशर्स ग्रेजुअली भूटान पर भी प्रेशर बनाने लगे। उन्होंने भूटान के सामने एक ऑफर रखा, अगर भूटान टिम्बर ट्रेड अलाउ कर दे तो ब्रिटिश साम्राज्य भूटान को तंग नहीं करेगा। ब्रिटेन एक बड़ी शक्ति थी और ऐसा ऑफर एक्सेप्ट कर लेना भी चाहिए था, तो उन्होंने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन उसे डर यह था कि इससे उसकी सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। फिर ब्रिटिशर्स ने दुआर रीजन, जो कि असम के नॉर्थ में था, उस पर ना अग्रेसिवली कंट्रोल जमाना शुरू कर दिया। इसके रिस्पॉन्स में भूटान ने सिक्किम, जो तब तक ब्रिटेन के कंट्रोल में आ चुका था, तो सिक्किम ने ना भूटान पर अटैक कर दिया। उम्मीद ये थी कि भाई ब्रिटिशर्स ना डर कर दुआर रीजन से पीछे हट जाएंगे, पर ब्रिटेन एक बड़ा साम्राज्य था, वो इतनी आसानी से डरने वाला नहीं था और हुआ भी ऐसा ही।
बिल्कुल जो सोचा गया था उसका उलट हुआ। 1865 में एंग्लो भूटान वॉर हुई, जिसमें भूटान ब्रिटिशर्स से हार गया। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने भूटान से ट्रीटी ऑफ सिंचुला ये साइन करवाई। इसमें भूटान को दुआर रीजन ब्रिटिशर्स को देना पड़ गया। अब ये जो समय था ना, इस टाइम पे भूटान में एक नए लीडर के सिलेक्शन पर भी बहुत टेंशन चल रही थी। दो ग्रुप्स थे जो आपस में लड़ रहे थे कि भाई मैं लीडर बनूंगा और मैं लीडर बनूंगा। एक ग्रुप था जिसका नाम था पोल लोफ ऑफ ट्रोंगसा, जो कि ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में थे, और दूसरा जो ग्रुप था उसका नाम था पोल लोफ ऑफ पारो, जो कि तिब्बत के सपोर्ट में था। इस सब की वजह से भूटान में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन आ गई थी। अब सिविल वॉर की सिचुएशन थी और ऐसे टाइम में युगेन वांगचुक नाम का एक लीडर था जो उभर कर सामने आया। वांगचुक ने अपने पॉलिटिकल राइवल्स को हटा दिया। 1885 तक भूटान को वापस से यूनिफाई भी कर दिया। अब ना सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक नया ट्विस्ट आता है और इस बार भूटान नहीं बल्कि तिब्बत सिक्किम पर अटैक कर देता है। सिक्किम ब्रिटिश का प्रोटेक्टोरेट था, इसलिए ब्रिटेन को यह पसंद नहीं आता है। तो ब्रिटेन ने भूटान से कहा कि भाई देखो, तिब्बत को थोड़ा समझाओ, ये सब जो कर रहे हैं ना वो सही नहीं है। इस सिचुएशन में युगेन वांगचुक एक मीडिएटर का रोल अडॉप्ट करते हैं और अपने एडवाइजर युगेन दोरजी को तिब्बत में भेजते हैं। 1904 में दोरजी ब्रिटिश मिशन के साथ तिब्बत पहुंच भी जाते हैं और वहां पर ब्रिटिश तिब्बत अग्रीमेंट साइन करवा देते हैं। 1907 में युगेन वांगचुक भूटान का किंग बन जाता है और यहीं से मॉडर्न भूटान की मोनार्की की शुरुआत होती है। उसके साथ दोरजी फैमिली को भी गवर्नमेंट में हाईएस्ट पोजीशन, जिसे गोंजिम कहा जाता है, वो पोजीशन मिल जाती है। अब ये 1904 का ब्रिटिश तिब्बत अग्रीमेंट चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। 1910 में चाइना तिब्बत पर अटैक कर देता है और इस अटैक के बाद ना जो 13वें दलाई लामा थे उनको वहां से भागकर भारत आना पड़ता है। अब ये जो इंसिडेंट था ना, ये भूटान, सिक्किम और नेपाल के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग थी। इसको ऐसे देखा जा रहा था कि अगर तिब्बत चाइना के कंट्रोल में आ सकता है तो नेपाल और भूटान भी चाइना के टारगेट पर आ सकते हैं। अब अपनी सिक्योरिटी के लिए भूटान ने 1910 में ब्रिटिश इंडिया के साथ ना एक ट्रीटी साइन की। उसे ट्रीटी ऑफ पुनाखा भी कहा जाता है। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ब्रिटिश भूटान के इंटरनल मैटर्स में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन भूटान की फॉरेन रिलेशंस और डिफेंस ये सब ब्रिटिशर्स ही कंट्रोल करेंगे। 1926 में युगेन वांगचुक की डेथ से पहले उन्हें ये टेंशन थी कि भाई ब्रिटिश उनकी फैमिली को पावर से हटा सकते हैं, तो इसलिए 1924 में उसने ब्रिटिशर्स के साथ एक अश्योरेंस मांगा। अश्योरेंस ये था कि भाई वांगचुक फैमिली का रूल जो है ना वो भूटान में कंटिन्यू रहेगा। फिर 1932 आया और 1932 में इंडिया में ऑटोनोमस गवर्नमेंट का एक क्वेश्चन आया। तब ब्रिटिशर्स ने ये डिसाइड किया कि भूटान को अपनी ऑटोनॉमी मेंटेन करने का एक ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें भूटान ने 1910 की ट्रीटी को रेफरेंस देकर यह कहा कि किसी भी इंडियन प्रिंसली स्टेट का पार्ट भूटान नहीं बनना चाहता है। फिर 1947 आया और 1947 में भूटान ने लॉर्ड माउंटबेटन को एक लेटर लिखा। उस लेटर में लिखकर यह कंफर्म किया गया कि वो इंडिया का हिस्सा नहीं बनना चाहता है। नेहरू ने इस पर सहमत होते हुए यह कहा कि भूटान और सिक्किम को बाकी प्रिंसली स्टेट्स की तरह ही ट्रीट किया जा सकता है और इस कारण फरवरी 1948 में स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन होता है, जिसमें कहा यह जाता है कि जब तक दोनों देशों में फाइनल डिसीजन नहीं होता तो स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा। फिर अप्रैल 1948 आता है और नेहरू भूटान को बातचीत के लिए बुलाता है। अब ये जो बातचीत हुई ना, इस बातचीत में नेहरू ने भूटान के सामने दो प्रपोजल रखे। उन दो प्रपोजल में से पहला प्रपोजल था कि भूटान इंडिया में मर्ज हो जाए, भारत का एक स्टेट बन जाए, लेकिन इस केस में ना भूटान की जो ऑटोनॉमी है उसको मेंटेन रखा जाएगा। और दूसरा प्रपोजल यह था कि भूटान इंडिया के साथ एक ट्रीटी साइन करे जिसमें डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स भूटान के जो है ना वो भारत के कंट्रोल में आ जाए। भूटान ने इन दोनों ऑफर्स में से ना दूसरे ऑफर को मान लिया और फाइनली 9 अगस्त 1949 को भारत भूटान की ट्रीटी साइन हो गई, जो आज तक इंडिया भूटान रिलेशंस का फाउंडेशन है। अब इस ट्रीटी के अनुसार भारत ने भूटान को एक ऑटोनोमस देश मान लिया जो कि भारत की प्रोटेक्शन में रहेगा। और अब 70 साल के बाद ना वापस से हलचल तेज हो चुकी है। कई लोग ये आशा लगा रहे हैं कि भूटान शायद सिक्किम के जैसा ही रास्ता अपना सकता है और भारत में मिल सकता है। आइए जानते हैं क्यों और कैसे अगले अध्याय में।
देखिए, भूटान ना एक ऐसा देश रहा है जो इंडिया का सबसे विश्वसनीय पड़ोसी रहा है। इंडिया भी गार्डियन फादर के रूप में हमेशा से भूटान की मदद करता रहा है। भूटान को उसके छोटे साइज के बावजूद बाकी पड़ोसियों से ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती रही है। इनफैक्ट इसी कारण से 2014 में जब नरेंद्र मोदी चुने गए थे प्रधानमंत्री, तो उन्होंने अपनी सबसे पहली ऑफिशियल विजिट भूटान में रखी थी। बेसिकली एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी, खासतौर पर चाइना को, कि भाई भूटान हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इस देश की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा टूरिज्म और हाइड्रो पावर एक्सपोर्ट पर टिका हुआ है, जिसमें भी भारत का सबसे बड़ा योगदान रहता है। भूटान की टोटल जीडीपी का 70% भारत के साथ ट्रेड और भारत की मदद से चल रहा है, और ये साल दर साल ना बढ़ता जा रहा है। भारत भूटान के मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को फंड करता है और उनसे इलेक्ट्रिसिटी खरीदता भी है। यह भूटान के लिए इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है। इसके अलावा इंडिया ने भूटान को कई इकोनॉमिक पैकेजेस प्रोवाइड करवाए हैं। इनफैक्ट अभी हाल ही में इंडिया ने भूटान को $100 मिलियन का इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड कराने की भी बात करी है। इसके अलावा ना भारत भूटान में कई प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है। भारत ने भूटान में डिफेंस से लेकर कम्युनिकेशन तक सब चीजों में असिस्टेंस प्रोवाइड कराई है। अपने बजट में भी भारत ने भूटान के लिए 22,000 करोड़ रुपए रिजर्व रखे हुए। भारत द्वारा दिए जा रही यही सब असिस्टेंस और भूटान की इकोनॉमी में ओवरऑल रोल के कारण ही कई भूटानीज की नज़र में इंडिया के लिए आज पॉजिटिव सेंटिमेंट्स दिखते हैं। इनफैक्ट कई बार भूटान के प्राइम मिनिस्टर तो यूनाइटेड नेशंस में ओपनली इंडिया के लिए डीप ग्रेटिट्यूड दिखा चुके हैं। I would also like to thank all our development partners, including Japan, the European Union, the World Bank, and the Asian Development Bank for their unwavering support. But most importantly, I would like to reserve our deepest thanks to India, our closest friend and neighbor. They have been with us from the very beginning of our development journey and have remained steadfast in their support and friendship. भूटान के प्राइम मिनिस्टर खुद इंडिया में पले बढ़े हैं और कई बार इंडिया को अपनी परवरिश का क्रेडिट दे चुके हैं। I was born in India. That's a secret you didn't share with many. 1965, I was born in Kalimpong. My father was serving in Kalimpong when my parents were serving, because I was born there, right? And what molded me to serve my king, my country and my people would have been not necessarily Pittsburgh and Harvard, but Dr. Graham's homes in Kalimpong, in West Bengal. I studied 11 years in India. And you ask me how 4 years in America has molded me. दूसरी तरफ हाल ही के कुछ सालों में ना इंडिया और भूटान के आपसी रिलेशंस भी तेजी से बढ़े हैं। भूटान के प्राइम मिनिस्टर की इंडिया में भी फ्रीक्वेंट विजिट्स हो रही हैं। इसी साल यानी कि अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं और भूटानी पीएम कई बार इंडिया आ चुके हैं। उन्होंने महाकुंभ में डुबकी भी लगाई है और साथ ही साथ हिंदी में मोदी को अपना बड़ा भाई भी बताया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरे बड़े भाई, आपने अपनी बुद्धिमानी, साहस और करुणा से भरे नेतृत्व से भारत को केवल 10 ही वर्षों में प्रगति की पथ पर अग्रसर किया है। जबकि कुछ साल पहले तक ये क्लोजनेस जो थी वो दूसरी तरफ दिखती थी। इस अचानक बढ़ती हुई क्लोजनेस के पीछे कुछ एक्सपर्ट्स के हिसाब से एक पोटेंशियल रीजन इंडिया के साथ मर्जर का इशारा भी हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि जो देश पिछले 75 सालों से अपनी संप्रभुता को बनाए हुए है, वो अचानक से आज इंडिया का हिस्सा क्यों बनना चाहेगा? तो देखिए, आज के जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे सिग्नल्स मिल रहे हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि भूटान कहीं ना कहीं इंडिया का हिस्सा बनने में इंटरेस्टेड हो सकता है। इसका एक बड़ा रीजन हो सकता है चाइना का एग्रेशन। पिछले कुछ सालों में चाइना भूटान के डिस्प्यूटेड टेरिटरीज पर अपना हक जता रहा है। 2017 में डोकलाम स्टैंड ऑफ के दौरान भारत ने भूटान की मदद की थी और चीन को पीछे हटने पर मजबूर किया था। यदि ऐसा नहीं होता तो डोकलाम को कदाचित चीन हड़प लेता। लेकिन तब से चाइना लगातार भूटान पर प्रेशर डाल रहा है कि वो इंडिया के साथ इन्फ्लुएंस से बाहर आकर चाइना के साथ ज़्यादा क्लोज हो जाए, पर भूटान हमेशा से इंडिया का क्लोज अलाई पार्टनर बना रहा है। इनफैक्ट भूटान ने तो चाइना की डील भी ठुकरा दी थी, जिसमें चाइना भूटान को नॉर्थ में ज़्यादा लैंड देने की बात कर रहा था, लेकिन बदले में चाइना को डोकलाम चाहिए था क्योंकि इससे वो भारत पर सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता था। इसके बावजूद आज
चाइना जो है ना वो भूटान के बॉर्डर्स और डिस्प्यूटेड एरियाज में इलीगली रोड्स और सेटलमेंट्स बना रहा है। दूसरा रीजन है कि 2008 में भूटान ने ऑफिशियली डेमोक्रेसी अपना ली थी। नई जनरेशन के भूटानीज जो ज़्यादा ग्लोबलाइज्ड और इकोनॉमिकली अवेयर हैं, वो चाहते हैं कि भूटान का इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेजी से हो। उन्हें लगता है कि भारत का हिस्सा बनने से उन्हें ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तेजी से होगा और एक बड़ा मार्केट मिलेगा। इंडिया का एक राज्य बनने से उन्हें वही राइट्स मिलेंगे जो कभी सिक्किम के लोगों को मिल गए थे। आज सिक्किम एक डेवलप्ड स्टेट है, टूरिज्म और इकोनॉमी दोनों में आगे बढ़ रहा है। कदाचित भूटान के लोग भी इसी तरीके का फ्यूचर चाहते हैं। तो देखिए, जिस तरीके से सिक्किम उस समय भारत का अंग बना था जब उसे इसकी जरूरत पड़ी थी, भूटान भी कुछ इसी स्थिति में दिखता है आज की डेट में। ऑफकोर्स ये केवल और केवल भूटान और उसके लोगों का निर्णय होना चाहिए और भारत को एक बड़े भाई के रूप में इस पूरे मुद्दे को देखना चाहिए। ऑल्दो अभी ऑफिशियली ऐसी कोई बात नहीं चली है, पर चीन के इरादों के कारण धीरे धीरे सिचुएशन वही बन सकती है जो कभी सिक्किम के केस में बन गई थी। आप क्या सोचते हैं इस विषय के बारे में? हमें कमेंट्स के माध्यम से आप बता सकते हैं। क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं, ये कमेंट्स के माध्यम से आप हमें बताएं। साथ ही साथ आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com और UPI के माध्यम से, जिनके एड्रेस आपको लिंक में मिल जाएंगे स्क्रीन के ऊपर या फिर डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। साथ ही साथ जो स्क्रीन पर दूसरा वीडियो आपको दिख रहा है उसे देखना बिल्कुल भी ना भूलें। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।